हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। ये चैप्टर का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से थे। तो न्यूटन ने मेनली 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। तो बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की। लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा अनलेस कि हम कोई ना कोई उस पर फोर्स एक्सर्ट करें। ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो जिस डायरेक्शन में मोशन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक कोई ना कोई फोर्स उस पर एक्ट ना हो। ठीक है, अगर मैं इसका स्पोर्ट्स के सेंस में इसका एप्लीकेशन बताऊं तो अगर बात करें एक फुटबॉल की गेम की, तो फुटबॉल की गेम में जो फुटबॉल है वो अगर एक डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर जाती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक कोई ना कोई दूसरा एथलीट उस पर फोर्स एक्सर्ट करके उसका डायरेक्शन चेंज ना करे या तो फोर्स एक्सर्ट करके उसको रोके ना। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल दिया जाए, अगर एक स्केटर है जो कि आइस स्केटिंग कर रहा है या स्केटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर स्केट करता रहेगा और सेम स्पीड में करता रहेगा जब तक कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको रोके ना या उसका डायरेक्शन चेंज ना कर दे। ओके, तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोलता है कि अ चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कितनी तेजी से मूव करेगा या अगर मुझे उसका और स्पीड बढ़ाना है तो मुझे उसी डायरेक्शन के अंदर उसमें और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मैं फोर्स अप्लाई करूंगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी ही तेजी से वो आगे एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और सेकंड चीज इसके अंदर बोली जाती है जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही स्लो एक्सेलरेशन करेगा। तो 2 बातें हैं इसके अंदर, जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना अच्छा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और जितना ज्यादा वेट उतना कम एक्सेलरेशन होगा। अगर एप्लीकेशन बताऊं मैं इसके अंदर स्पोर्ट्स का, तो अगर जब हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल एक डायरेक्शन के अंदर मूव करती ही रहती है। जितनी तेजी से हम जितना ज्यादा फोर्स लगा के हिट करेंगे वो उतनी तेजी से उतनी दूर तक जाएगी बॉल। ठीक है, और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई दूसरा उस पर हिट ना करे। ठीक है, सेकेंड चीज इसके अंदर बोली जाती है बॉल का वेट जितना ज्यादा होगा वो उतना कम दूर ट्रेवल करेगा। ओके, दिस इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन बोलता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमारे एक टीचर होते थे स्कूल में, उन्होंने हमें समझाया था कि अगर मैं तुम्हें एक चाटा मारूं तो जितना तेज तुम्हारे गाल पे लगेगा ना उतना ही तेज मेरे हाथ पे भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका एक्चुअल सेंस में मतलब बताऊं तो ये होता है कि जब भी हम कोई एक्शन करते हैं तो उसी का दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही इफेक्ट आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पोर्ट्स के सेंस में बताऊं, जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने के लिए हम पानी को चीरते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो जितनी तेजी से हम पानी को पीछे फेंकते हैं उतनी ही तेजी से हमारी बॉडी आगे फ्लोट करती है। तो ये है लॉ ऑफ रिएक्शन। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं। फ्रिक्शन एक रेसिस्टेंस है जो कि एक सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट उस पर चल रहा है उसको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो वो जो फ्रिक्शन है, जो घिसना होता है, वो एक्चुअल में फ्रिक्शन कहलाता है। ओके, अब ये जो फ्रिक्शन है ना, ये 2 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर उसको समझा जाए, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से मैं इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन क्या ये दीवार मूव करेगी? नहीं करेगी। जब एक पर्सन फोर्स लगाए और वो ऑब्जेक्ट मूव ना करे लेकिन फ्रिक्शन तो लगा, फोर्स तो लगा,
तो उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। वो इसलिए मूव नहीं हुई क्योंकि वो ज़मीन से इतनी जुड़ी हुई है कि वो और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो मूव हो पाए। और जब वो एक बार मूवेबल कंडीशन में आ जाएगी तब वो नॉर्मली मूव भी कर पाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जब हमें गाड़ी पे धक्का लगाना होता है, गाड़ी पे जब धक्का लगाना होता है तो फर्स्ट पुश जो होता है वो सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद जब वो एक बार मूवमेंट में आ जाएगा तो हम उसको ईजिली पुश कर पाएंगे। ओके, तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सेकेंड आता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन बोलता है जब दो ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव होंगे तो वो आपस में घिसेंगे, उसको बोला जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन। लेट्स से मैंने एक बॉल लिया, बॉल को हाथ से फेंका तो वो रोल होके जा रहा है इस पे, तो बॉल भी मूव हो रहा है, ग्राउंड इस तरफ जा रहा है और बॉल आगे मूव कर रहा है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो बॉल और फ्लोर दोनों घिसते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, जब हम बाइक कार चलाते हैं तो हमारा टायर मूव होता रहता है, ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है, हमारी बाइक आगे जा रही है, तो वो जो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हमारे टायर घिस जाते हैं, तो वो फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं क्योंकि दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट है। अब ये जो डायनेमिक फ्रिक्शन है ये होता है दो टाइप का। फर्स्ट है इसके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करके जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो फ्लैट सरफेस का होता है, वो दूसरे के ऊपर स्लाइड करता हुआ चले जाता है, जैसे कि आइस स्केटिंग के अंदर होता है। दूसरा इसके अंदर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये जनरली ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ होगा जो कि सर्कुलर शेप के अंदर होगा, वो इस पे जाएगा और वो रोल करते हुए निकल जाएगा, जैसे कि फुटबॉल मूव करता है ग्राउंड पे। ठीक है, तो एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक है रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं क्या ये जो हम इतना फ्रिक्शन पढ़ा इसका कोई एडवांटेज भी है। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज है कि वो ऑब्जेक्ट को उसके पोजीशन पे रखने में हेल्प करता है। एक ऑब्जेक्ट वो अपनी पोजीशन पे तभी रह पाएगा जब वहां पे फ्रिक्शन होगा। अगर मैं बोलूँ एक ज़मीन पे मैं तेल गिरा देता हूँ, अब आपको उस पर स्टिल खड़ा रहना है, तो वो खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है मूव करने में। एक पर्सन ईजिली का उसका वॉक करना, रन करना वो तभी हो पाता है जब उसका फ्रिक्शन अच्छा होगा। तो एथलीट्स जो है, जो बहुत रनर्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं स्पाइक्स वाले शूज़ ताकि उनका ग्रिप अच्छा बने ग्राउंड पे। फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है होल्ड करने में, ग्रिप करने में किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हमारे हाथ पे, हमारे फिंगर्स पे जो फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है, जो मार्क्स से होते हैं, वो मार्क हेल्प करता है फ्रिक्शन को बढ़ाने में ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से होल्ड कर पाए। तो ये कुछ फ़ायदे थे फ्रिक्शन के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है, जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट का ख़राब होना, हमारे कपड़ों का घिसना, हमारे शूज़ का घिसना, हमारे व्हीकल्स के टायर का घिस जाना, ये सारा कुछ होता है फ्रिक्शन की ही वजह से। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशंस का यूज़ करते हैं, ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, इनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे वेस्ट करता है हमारी एनर्जी को। अगर एक ऑब्जेक्ट अपने आप मोशन में ही रहेगा तो उसको मोशन में रखना और ईजी हो जाएगा। ठीक है, हल्का सा फोर्स लगाया तो वो हमेशा ही मोशन में रह पाएगा, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो उसको रोक देता है, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि हम उसको दोबारा से मूवमेंट में ला पाए। फ्रिक्शन जो है हमारी स्पीड को स्लो करता है और साथ ही साथ हमारी मूवमेंट के अंदर डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।